तो भाई आज हम लोग को जो बात करनी है मेटलिक बॉन्ड की, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। 6 टाइप के बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड हमारा हो गया है, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा हो गया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटलिक बॉन्ड की या मेटालिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड किसके अंदर पाया जाता है? मेटल मेटल के बीच में, यानी कुल मिलाकर मेटल्स के अंदर, इन मेटल्स। ठीक है, देखो बेटा, मेटलिक बॉन्ड को समझने से पहले आप इतनी बात समझ लेना कि मेटल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझें। जो मेटल्स होते हैं, एक पीरियड के अंदर बात करें तो आगे जाने पर साइज क्या होता जाता है? छोटा। साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। एक पीरियड के अंदर अगर हम देखेंगे तो साइज आगे जाकर क्या होता जाता है? डिक्रीज हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में जो ऐसी वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ऐसे चलती हैं इन्हें हम बोलते हैं पीरियड। इन्हें हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो पीरियड के अंदर हम देखें तो साइज हमारा क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। जैसे हम थर्ड पीरियड के बारे में बात करें तो थर्ड पीरियड में यहाँ पर सोडियम होता है, और आगे हम चलते जाएं, यहाँ मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम चलते जाएं तो लास्ट में यहाँ पर आता है क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका कितना होता है? 17 होता है। अब देखना, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहती है। जैसे सोडियम का हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन बनाए तो ये होता है 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1, 3s1। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन बनाए तो यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है 17 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। लास्ट में देखो 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो, इसमें भी 3 ऑर्बिट है और इसमें भी 3 ऑर्बिट है। इसमें भी 3 ऑर्बिट है और इसमें भी क्या है? 3 ऑर्बिट है। क्या इतनी बात समझ में आई है? इसकी थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसकी थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ज्यादा भरा है और कौन सा खाली है? क्लोरीन कैसा है? ज्यादा भरा हुआ है। और सोडियम कैसा है? खाली। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल के जो ऑर्बिट्स रहते हैं वो खाली रहते हैं। यानी अगर हम दो मेटल के एटम्स को साथ में रखें तो उनके बीच में खाली स्पेस खूब सारी होगी कि नहीं होगी? खाली स्पेस खूब सारी होगी कि नहीं होगी? तो हमने एक मेटल की, अब देखना यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेटल के एक एटम को रखा, ये मैंने दूसरे एटम को रखा, ये मैंने तीसरे एटम को रखा। ऐसे मैं एटम्स को रखता गया। इसके नीचे भी मैंने एटम्स रखे। इनके बीच में खूब सारी खाली स्पेस होगी कि नहीं होगी? पहले तो ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, अब क्या करते हैं ये करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो इनके लास्ट ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मेटल्स आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन देते हैं, लूज करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ज्यादा इजीली, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि अभी अभी मैंने बताया था कि मेटल का साइज कैसा रहता है? बड़ा। यहां देखो बेटा, मेटल का साइज कैसा है? बड़ा। और नॉन मेटल का साइज कैसा है? छोटा। तो इसका न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, इसकी लास्ट ऑर्बिट दूर होगी। और इसके न्यूक्लियस के इसकी इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, और क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इसकी न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और इसकी न्यूक्लियस से दूरी कम होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन की, होंगी कि नहीं होगी? लास्ट ऑर्बिट की दूरी इसकी न्यूक्लियस से कम होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऑर्बिट उतने ही है, 3-3 दोनों में। दोनों में ऑर्बिट क्या है? 3-3 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर 11 प्रोटॉन थे,
और इस पर 17 प्रोटॉन हो गए, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कस के खींचते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कस के खींचते हैं। तो ज्यादा प्रोटॉन हो गए तो ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, साइज क्या हो जाएगा, इसीलिए आगे जाने पर साइज छोटा होता है। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। अब आगे बढ़े, तो इन्होंने क्या किया, मेटल्स ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालकर ये अपनी खाली स्पेस में, यानी वैकेंट स्पेस में डाल देती है, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को एकदम फ्री कर देती है। जैसे माँ बाप नहीं होते हैं, जाते हैं तो पार्क में बच्चों को छोड़ देते हैं, खाली जगह मिलती है और फिर आपस में गपशप करने लगते हैं, तो वैसे ही इन मेटल्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और कहां छोड़ दिया, एम्प्टी स्पेस में छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया, एम्प्टी स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में छोड़ दिया। अब जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इन सब पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, इन सभी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, याद रखिएगा। और जब इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अब इन्हें बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं, कर्नल मतलब होता है जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कर्नल। जब कोई एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो बाकी बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं कर्नल। तो ये हो गया कर्नल। नहीं, कर्नल इन्होंने पूरे बिल्कुल अपने बाहर नहीं निकाले ना। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कर्नल, बताया था। जो पहली ऑर्बिट रहती है उसका नाम के क्यों रखा जाता है अल्फाबेट में, विच इज क्लोज टू कर्नल, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, विच इज क्लोज टू कर्नल। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन को इन्होंने निकाल दिया तो हम इसे क्या बोलते हैं, कर्नल। क्या बोलते हैं। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ पर फ्री छोड़ रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री छोड़ रखे हैं, और ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, दे आर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे बच्चों को माँ बाप पार्क में छोड़ देते हैं, लेकिन पार्क में बाउंड्री रहती है, उससे बाहर नहीं जा पाते हैं बच्चे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएंगे, ये यहीं घूमते रहेंगे, ठीक है। एक हटेगा उसकी जगह दूसरा आएगा, दूसरा हटेगा उसकी जगह तीसरा आएगा, ऐसे लगातार ये घूमते रहेंगे। ये फ्री मोबाइल है, फ्री बोला है मैंने, फ्री है बिल्कुल। ये कहीं एक जगह रुके हुए नहीं है, ये लगातार चल रहे हैं इसके अंदर, ये लगातार इसके अंदर चल रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे समुद्र में पानी, एक पानी हटता है उसकी जगह दूसरा पानी आ जाता है, पानी लगातार मूव कर रहा है, लेकिन समुद्र वहीं का वहीं है। तो इसीलिए इस मॉडल को हम एक और नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या नाम देते हैं, सी मॉडल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई लोकलाइज नहीं है, कोई एक जगह रुके हुए नहीं है। दीज आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संस्कार भाई, हम मेटलिक बॉन्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इधर से उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। नदी में क्या एक ही पानी एक ही जगह मौजूद होता है, नहीं, उसकी जगह दूसरा हट जाता है। हम एक ही पानी में दो बार नहीं नहा सकते, हर बार पानी बदल रहा है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, पर पानी तो है ना नदी में, है ना, पानी तो है। तो ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉन के मूव करने से यहाँ पर एक चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है कि नहीं आता है। तो सभी जगह यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया सभी जगह, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक एक नेगेटिव चार्ज से आप देख रहे हो कई कई पॉजिटिव चार्ज जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। देखो, ये इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, और एक पॉजिटिव से कई कई नेगेटिव जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिव से देखो कई कई नेगेटिव जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हुए एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से चार्ज मौजूद है, चार्ज फिक्स हो गया एक जगह, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं। हाँ, अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना,
तो कोई एक जगह तो फिक्स नहीं है, तो हर एक कोई एक 1/4 थोड़ी ना दे पाएगा, आगे पीछे भी मौजूद रहेंगे, आगे पीछे भी। हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसकी जगह दूसरा आ गया, दूसरा चला गया तीसरा आ गया। नेगेटिव चार्ज कुल मिलाकर पूरे में फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, और वो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखे हुए है। इस तरीके से हमारा बनता है कौन, मेटल। कौन बनता है? अब देखो इसी मेटल के बेसिस पे हम कई चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कई चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी मेटल के बेसिस पे। मेटलिक बॉन्डिंग यही होती है, मेटलिक बॉन्डिंग यही होती है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कई चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट का फॉर्मेशन होता है, आपको मालूम है। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी, क्यू चार्ज, और चार्ज पार्टिकल जब चलेगा तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, करंट बन रहा है। तो कोई भी मेटल का अगर आपका, जैसे ये रखा हुआ है मेटल का कोई भी टुकड़ा रखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भाग रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में, वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। समझ में आ गई? अब हमने यहाँ पर लगाया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक तरफ हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कर दिए और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की हमने क्या कर दिया, कमी कर दी। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को धक्का देगा और पॉजिटिव की ओर ये खींचेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक ही डायरेक्शन हो गई कि नहीं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आप देते हो, इसकी वजह से क्या हो जाता है, सभी इलेक्ट्रॉन की एक ही डायरेक्शन हो जाती है, और यहाँ फॉर्मेशन होता है करंट का। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक। तो आपके बिजली घर से, पावर हाउस से कोई लाइट नहीं आ रही है, वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। वो आपने घर में जो तार डाल के रखे हैं, और ये तार जो आपके आ रहे हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं और इनकी जगह ले ले रहे हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएंगे तो इनकी जगह ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस में, और ये आपके इस तरीके से मोड़कर फिर वापस भी चले जाते हैं, ठीक है। अब एसी करंट में क्या होता है, एसी मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट, इसमें पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक सेकंड के कई भाग में। अब ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये वापस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, ये पोलैरिटी फिक्स रहती है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, ठीक है। पावर हाउस अगर डायरेक्ट करंट दे रहा होता तो एक टाइम बाद में वो भी क्या हो जाता, डिस्चार्ज हो जाता। जब दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता, दोनों जगह नेगेटिव एक से हो जाती, तो अब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं भागते और वो डिस्चार्ज हो जाता, इसीलिए बैटरी डिस्चार्ज है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? तो सिर्फ वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तारों के टूटने की फिनोमेना, तार कैसे टूटते हैं। तारों मतलब स्टार्स नहीं, तार, वायर, वायर कैसे टूटते हैं। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में या कभी भी वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तो वोल्टेज अगर ज्यादा हुआ यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ क्या आ गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक बात सोचो जरा, एक पतली सी गली है, उसमें 2-4 बाइकर्स आराम से जा सकते हैं। अब मैं 100 बाइकर्स अगर घुसेड़ दूं उसके अंदर, बहुत तेजी से बाइक लेकर जाए तो क्या होगा, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, कस कस के हिट करेंगे, और जब वो हिट करेंगे तो उसमें से काफी सारी एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, साउंड एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, ठीक है, खूब सारी एनर्जी निकलेगी। तो जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाए, या हमारा गर्मी में, गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड्स बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ती है तो वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और जब कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर खूब सारी एनर्जी पैदा होने लगती है, और जब एनर्जी पैदा होती है तो उसी एनर्जी को पकड़कर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई कि इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ लिया। किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पॉजिटिव वाले की, कर्नल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, और लगातार खूब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके। जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वायर टूट जाएगा,
क्या हो जाएगा, जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वायर क्या होगा, टूट जाएगा। इसीलिए गर्मियों में आपने देखा होगा खूब सारी चिंगारियां उड़ती हैं। वो चिंगारियां कैसे उड़ती हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं एनर्जी लेकर, तो यही इलेक्ट्रॉन को, भैया 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 बहुत जरूरी चीज है, वो बातें बाद में भी हो जाएगी, कोई जरूरी बात है तो बात कर लो। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब पॉजिटिव चार्ज इनमें से कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएगा जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, यही इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो देखो जाते समय इसने एनर्जी ली, आते समय ये एनर्जी निकालेगा। एनर्जी किसके फॉर्म में निकालेगा, फोटॉन्स के फॉर्म में निकालेगा। किसके फॉर्म में, और इनमें से कुछ फोटॉन्स की एनर्जी विजिबल वेवलेंथ की होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमने पढ़ा था। इसलिए आपको तरह तरह की चिंगारियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। और हीट होते होते जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये मेटल टूट जाएगा। मेटल को तोड़ा कैसे जाता है और जोड़ा कैसे जाता है, तो किसी भी मेटल को तोड़ना हो तो या तो आप गैस वेल्डिंग कराते हो या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराते हो। गैस वेल्डिंग में बहुत टाइम लगता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है। फिनोमेना यही होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से आपने क्या कर दिया, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए बहुत जल्दी, ठीक है। तो बहुत तेजी से वो बाहर निकल गए, ये गर्म हुआ और टूट गया। आप गर्म करके भी क्या करते हो, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देकर इन्हीं को तो बाहर निकाल रहे हो आप, इन्हीं को तो बाहर निकाल रहे हो। तो जब ये बाहर निकल गए तो कोई भी चीज टूट गई। और जोड़ना हो तो हम गर्म करके इन्हें मेल्ट कर देते हैं और फिर ठंडा होने देते हैं, तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं और ये जुड़ जाते हैं। वो फिजिक्स में बात है, ठीक है। अब देखिए भाई, आपको मालूम है आप फुलझड़ी जलाते हो, फुलझड़ी में वो लकड़ी क्यों नहीं लगाते, मेटल क्यों लगाते, तो आपको बचा बचा के क्या करना उसका, लकड़ी का रॉकेट में लकड़ी क्यों लगा रहे थे। देखो बेटा, फुलझड़ी में लकड़ी लगाओगे, लकड़ी इतनी जल्दी नहीं जल जाएगी, धीमे धीमे वो तो जलता ही रहेगा। मेटल इसलिए लगाया जाता है कि आपने जो बारूद लगाया, आपने जो बारूद लगाया वो बारूद जब गर्म होगा जलेगा, तो वो जो मेटल की रॉड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो विजुअल लाइट निकालेंगे तो आपको चिंगारियां दिखेंगी। इसीलिए उसके बारूद में भी हम क्या मिलाकर रखते हैं, मेटल्स को मिलाकर रखते हैं पिसे हुए। और अलग अलग मेटल्स अलग अलग कलर देते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के फोटॉन्स निकालते हैं। तो रॉकेट में भी जो ऊपर जाकर ब्लास्ट होता है ना, दीपावली के टाइम पर जो रॉकेट ऊपर जाकर ब्लास्ट होता है, उसके अंदर भी जो बारूद भरा रहता है उसमें डिफरेंट 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 मेटल्स को डाल दिया जाता है। इसीलिए उसमें कभी आपको कैसा कलर दिखाई दे रहा है, एप्पल ऑरेंज, एप्पल वाला कलर, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर, ये सारी चीजें दिखाई देती है। उन सब में ये मेटलिक की फॉर्म में लगी हुई है। समझ में आ गई बात, ठीक है। गर्मी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसका एक और एग्जांपल, लड़कों को देखा होगा बाइक बड़ी लहरा लहरा के चलाते हैं। आजकल एक नया स्टंट चला है, वो अपना क्या नाम से जो स्टैंड होता है, साइड स्टैंड, उसे नीचे कर देते हैं, उस पर पैर रखते हैं, उसे रगड़ते हुए जाते हैं, चिंगारी निकलती है। क्या होता है उससे, जब वो रगड़ खा रहा है तो वहां पर भी गर्मी पैदा हो रही है, उस गर्मी से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, तो वहां पर विजिबल वेवलेंथ निकल रही है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपका ये सारी चीजें किसमें कवर होती हैं। हाँ। तो अब हम ये कहेंगे मेटलिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, मेटल के अंदर किसके बीच में बनता है, कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सिर्फ इतनी सी बात है मेटलिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे चालू होते हैं कौन, वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। अगला हमारा है वेंडर वॉल्स इंट्रैक्शन, वेंडर वॉल्स इंट्रैक्शन। वेंडर वॉल इंट्रैक्शन कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था।
ठीक है, कीजोन, डेवे और लंदन, ठीक है ना। ये 3 टाइप का होता है वेंडर वॉल इंटरेक्शन। वेंडर वॉल इंटरेक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये ट्रू बॉन्ड्स नहीं है, दे आर नॉट ट्रू बॉन्ड्स। ट्रू बॉन्ड्स उन्हें कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का या तो एक्सचेंज हो या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। इनमें ना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं, बात समझ आई है, विच एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। जो दो एटम के बीच में लगता है वो बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? वो केमिकल बॉन्ड होता है। जब दो एटम्स के बीच में लगने वाला जो भी फोर्स होगा उसे हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है वो क्या होगा? वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और वेंडर वॉल इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एक एग्जाम्पल है। वेंडर वॉल इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, ठीक है। कुछ एक ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता ही नहीं हो, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे हीरा, उसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो वहां मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं है, वहां सारे एटम्स एक दूसरे के साथ में लग रहे हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड से लग रहे हैं और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वहां मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। जब मॉलिक्यूल नहीं है तो वहां वेंडर वॉल फोर्स नहीं होगा, ठीक है। अभी समझ में आएगा आगे, इसे भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट चेंज। जो स्टेट होती है या फेज होती है, देखो स्टेट तो अभी आप इसी को मान लो, किसे मान लो, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होती है। दो और होती है, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 स्टेट्स होती है। अभी स्टेट मानकर चलो इसे। वैसे ये स्टेट नहीं होती, ये फेज होती है। क्योंकि स्टेट का मतलब, अभी जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लियर है? स्टेट का डिफरेंट मतलब होता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, फेज। सही वर्ड फेज है, स्टेट नहीं है। ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? फेज चेंज के लिए। कैसे, जरा समझना। देखो बेटा, हमने एक HCl का मॉलिक्यूल लिया, दोनों के बीच में क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने एक और HCl का मॉलिक्यूल लिया, क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। एक और HCl का मॉलिक्यूल लिया, क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बात समझ आ रही है? हमें मालूम है क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो क्या हुआ गैसेस में। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तीनों स्टेट्स के बारे में। गैसेस में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इतना तो हमने पढ़ा है। गैसेस के अंदर क्या होता है? एक ही सब्सटेंस की 3 स्टेट हो सकती है। हमारे कोर्स में 3 स्टेट है, तीनों स्टेट हो सकती है। लोहे की भी 3 स्टेट हो सकती है, याद रखना। लोहा भी गैसियस फॉर्म में हो सकता है। कैसे? वो इस स्टेट पर, इस टेम्परेचर पे सॉलिड है इसलिए हम उसे सॉलिड कह रहे हैं, पर अगर हम उसे लगातार हीट करते रहे तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। मोल्टेन लोहा हम उसे कहते हैं और उससे ही तमाम चीजें बनाई जाती हैं। हम और गर्म करेंगे तो उससे गैस के वेपर्स भी बन जाएंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। गैस का मतलब ये नहीं होता है कि लोहे के खंभे उड़कर जा रहे हैं, ठीक है। तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। पर गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम टेम्परेचर डाउन कर दें या हम प्रेशराइज कर दें। 2 तरीके होते हैं। तो दोनों से क्या हो जाता है? सर्दियों में देखो आप लोग बैठोगे तो पास पास में बैठोगे कि नहीं, और गर्मियों में क्या कहते हो? यार दूर हटो यार। जब टेम्परेचर हाई होता है तो आप क्या कहते हो? यार दूर हटो। तो जब आपने टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास आ जाते हैं। या प्रेशर लगाया तो भी ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे। और जब पास आ जाएंगे तो देखो क्या होगा,
तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। क्या इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? फिर भी यहाँ क्या आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से नहीं आ रहा है, इसलिए ये ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, जब हमने टेम्परेचर को कम किया या प्रेशर को लगाया, बिल्कुल ये भी जुड़ गया, और जब जुड़ गए आपस में तो इन्होंने बना लिया लिक्विड। क्या बना लिया? देखो, जब ये एक मॉलिक्यूल गैस होता है तो ये 3 एक्सेस में जा सकता है। ये सामने भी जा सकता है, ये बगल में भी जा सकता है, और ये ऊपर भी जा सकता है। एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस में जा सकता है कि नहीं? तो इट इज फ्री टू मूव इन 3 एक्सेस। जब ये गैस है तो ये 3 एक्सेस में जा सकता है। जैसे सपोज करो आप खड़े हुए हो और बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज आंधी आए, आप सब अकेले खड़े हुए हो, तो क्या होगा? उड़ जाओगे कि नहीं? तो आप कहीं भी जा सकते हो। जब धीमी आंधी चलेगी तो आप आगे पीछे होगे, ठीक है, और तेज चलेगी तो आमने सामने भी होगी, और तेज आएगी तो उड़ भी जाओगे, यानी ऊपर की ओर निकल जाओगे। बात समझ आ रही है? अब बहुत तेज आंधी चल रही है और आपको नहीं उड़ना हो तो आप क्या करोगे? एक दूसरे का हाथ पकड़ लोगे। तो अब आगे पीछे तो जा सकते हो, अगल बगल जा सकते हो, पर उड़ोगे नहीं, ठीक है। अगर आगे गए तो पीछे आ जाओगे, अगल में गए तो बगल में आ जाओगे, पर उड़ोगे नहीं, क्योंकि ऊपर से गिरे तो बहुत कस के लगेगी, इसलिए आपने एक दूसरे को पकड़ लिया। तो ऐसे ये भी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो लिक्विड देखो आगे पीछे जा सकता है, अगल बगल जा सकता है, लेकिन उड़ नहीं सकता। उड़ने के लिए उसे फ्री होना जरूरी है। अब आंधी बहुत तेज चल रही है, आपने कहा हमें तो उड़ना है, तो आप हाथ छोड़ो, उड़ गए। तो ऐसी इंटरमोलिकुलर फोर्स को खत्म कर दो, यही लिक्विड क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसलिए किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटते हैं, और जब ये टूटेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है। अब आप चाहते हो कि आगे पीछे भी नहीं जाओ, ठीक है, तो आप और कस के एक दूसरे को पकड़ लो। तो जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स और टाइट हो जाएंगे, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और टाइट हो जाएंगे, तो यही बना लेगा सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तभी काम करते हैं जब मॉलिक्यूल क्या हो जाए? पास में आ जाए। तो ये डिस्टेंस फोर्स होते हैं, दे आर एक सर्टेन डिस्टेंस पर काम करते हैं, बहुत दूर से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ये सब क्या होते हैं बेटा? डिस्टेंस फोर्स होती है, और ये कम डिस्टेंस होने पर ही काम करते हैं, और बहुत ज्यादा करीब आ जाए तो ये उल्टा रिपल्शन देते हैं, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रिपल्शन आ जाता है। अरे भैया, हम में और तुम में भी तो एक लिमिट है पास में आने की। हम पास में आते जाए, पास में आते जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा हम तुम्हारी बॉडी के अंदर ही घुस जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो एक एटम दूसरे एटम के अंदर नहीं घुस सकता है, ठीक है। तो यहाँ रिपल्सिव भी लगता है प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि एक ही चीज दो जगह एक्सपांड, दो चीजें एक जगह एक्सपांड नहीं कर सकती बिल्कुल से, ठीक है। चलो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसका एक एग्जांपल कौन हो गया? वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स भी कितने टाइप का होता है? अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर रहे हैं? एटम से एटम को जोड़ रहे हैं। या आयनिक बॉन्ड क्या कर रहे हैं? एटम से एटम को जोड़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में या कोवलेंट बॉन्ड में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, इसीलिए इन्हें स्यूडो बॉन्ड कहा जाता है। दे आर स्यूडो बॉन्ड, झूठ मूठ के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसीलिए याद रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमेशा कमजोर रहेंगे किससे? ट्रू केमिकल बॉन्ड से।
केमिकल बॉन्ड से हमेशा कमजोर रहेंगे। कौन? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं किसे, इनकी टाइप्स को। तो वैंडर वाल फोर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? अब देखो, सिर्फ इनका ऑर्डर याद कर लेना, कीजोम, डेवे और लंदन। ये ऑर्डर, इसी ऑर्डर में याद रखना। KDL, कीजोम, डेवे और लंदन। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। K stands for कीजोम, D stands for डेवे, L stands for लंदन। ठीक है, क्लियर है? अब देखा भैया, इनके दूसरे भी नाम होते हैं। जैसे कीजोम जो फोर्स रहता है, इसका क्या नाम होता है, याद हो ही जाएगा आपको। इसका दूसरा नाम होता है डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन, ये इनका नाम होता है। देखो, आपको मालूम है मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल? बोलो भाई। जी सर को बोल दिया, वेरी गुड, शाबाश। या तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, या कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। बस इसी को सिलेक्ट करना है, इसी को सिलेक्ट करना है, पोलर और इन्हीं को सिलेक्ट करना। ठीक है। पोलर जो मॉलिक्यूल रहता है, उसमें क्या होता है, दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पोल्स होते हैं। तो पोलर को आप डाइपोल भी बोल सकते हो कि नहीं? नहीं आया समझ? क्या बोलता है, क्या बोल सकते हो? अब देखो, कीजोम में क्या करना है तुम्हें, ये कीजोम कहां लगेगा, तो जब दो पोलर पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जब दो पोलर पोलर मॉलिक्यूल होंगे, तो वहां पर कौन लगेगा, कीजोम फोर्स लगेगा, पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। चाहे वो सेम टाइप के हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी अभी देखा था किसका, HCl का। तो HCl कैसा है, पोलर, और ये भी कैसा है, पोलर। यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कीजोम फोर्स लगता है, जिसे हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। पोलर है तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, डायपोल, दो पोल है, और ये भी कैसा है, डायपोल। तो डायपोल डायपोल के बीच में कौन लगता है, कीजोम फोर्स लगता है। ठीक है। अदर एग्जांपल्स इसके हो गए, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, NH4Cl हो गया, इन सब में। समझ में आ गई बात? दूसरा आता है हमारा डेवी। कौन आता है भैया, डेवी। डेवी का नाम क्या हो जाएगा, बोलो दूसरा नाम। ये किसके बीच में लगेगा, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। एक पोलर होगा, एक नॉन पोलर होगा, इनके बीच में ये लगेगा। समझ में आ गई बात? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो पोलर है तो वो तो डाइपोल है, जो पोलर है वो तो क्या है, और जो नॉन पोलर है तो उसमें भी हम डाइपोल बनाएंगे। अब नॉन पोलर है तो वो तो चिपकेगा ही नहीं भैया। क्यों नहीं चिपकेगा, अभी मैं समझाने जा रहा हूं आपको। तो उसमें भी हमें डाइपोल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल ही डाइपोल से चिपकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डाइपोल को बनाते हैं इंड्यूस करके, इस डाइपोल से दूसरे डाइपोल को बनाते हैं, या बन जाता है। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है इसे। समझना जरा कैसे, हमारे पास में एक कोई मॉलिक्यूल है जो पोलर है, जैसे सपोज करो HCl है। इस पर क्या है बेटा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पर लेकर आए, कौन सा, नॉन पोलर, और ये कैसा है, पोलर।
नॉन पोलर का मतलब क्या होता, ऑपोजिट एंड पर सेम चार्ज रहे। तो जैसे अगर सपोज करो यहाँ बीच में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सभी जगह कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो सब डिस्टेंस फोर्स होते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे काम करते हैं। तो जैसे ये नॉन पोलर दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ये इसके पास में आएगा, तो पास में आते ही इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को क्या कर देगा, रिपेल, क्या कर देगा, और इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का यहां पर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इसकी फॉर्मेशन बदल जाएगी, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये तो आपका ये था ही पोलर, तो अब ये भी क्या हो गया, इसका पॉजिटिव यहां की ओर आ गया और नेगेटिव पीछे की ओर खिसक गए। ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। अब देखो ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट चार्जेस आ गए कि नहीं। तो ये कैसे आया, ये इससे इंड्यूस होकर आया। इंड्यूस मतलब इससे उत्प्रेरक होकर आया, यानी इससे, वो तो सही वर्ड नहीं है, इससे इन्फ्लुएंस होकर आया, इससे इंड्यूस हुआ है। और इससे इंड्यूस हुआ है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, तो यहां पर ये अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, और इसे हम बोलेंगे डेवी या डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। अब मुझे बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ईजोम या डेवी, क्यों होगा, इसमें आपको पोलैरिटी बनानी पड़ी है। और जिसे बनाया है तो वो कहेगा यार मन नहीं कर रहा, आप तो जा रहे हैं, इसके पास चांसेस हैं, इसके पास चांसेस नहीं है। तो इसलिए ये कौन सा होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। कौन सा होगा, तो देखो आपको खुद ही समझ में आ गया कि जो कीजोम फोर्स है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसके कंपैरेटिवली, हैवी। ठीक है, क्लियर है। यानी अगर एक लिक्विड है जिसके अंदर क्या लग रहा है, कीजोम, और एक लिक्विड है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवी है, तो ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा बेटा, डेवी का होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो कम टेम्परेचर पर ये टूट जाएगा। तो ये कम टेम्परेचर पर ही टूट जाएगा। समझ में आ गई ये बात। और यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, किसका, जिसमें डेवी लग रहा है, और कीजोन का स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो रूम टेम्परेचर पर अब एक पॉसिबिलिटी बताना, कुछ मॉलिक्यूल हैं जो डेवे से जुड़े हुए हैं और कुछ मॉलिक्यूल कीजोन से जुड़े हुए हैं, तो किसके सॉलिड होने के ज्यादा चांसेस है, कीजोन। ज्यादा किससे जुड़ा है, तो इसके सॉलिड होने के ज्यादा चांसेस है। सॉलिड होगा ये जरूरी नहीं है, या लिक्विड होने के ज्यादा चांसेस है। क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, डेवी वाले कंपैरेटिव। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड को उठाते हैं हम लोग। थर्ड हमारा कौन सा होता है, लंदन फोर्स। इसका दूसरा नाम किसके बीच में लगेगा, अच्छा बताइए। वेरी गुड, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। अरे भैया पहले में क्या आया, पोलर पोलर, दूसरे में क्या आया, पोलर नॉन पोलर, तो तीसरे में क्या आ जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। शाबाश शर्मा जी, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस लेकर चलना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया यहाँ पर। ठीक है, केमिस्ट्री में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सोचो कि अलग दुनिया का है, कुछ भी नहीं है। जो हम हैं वो ये है, क्योंकि हम इन्हीं से बने हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेचर है वो इनके अंदर होगा, या इनका जो नेचर है वो हमारे अंदर होगा। तो ये वैसे ही बिहेव करते हैं पूरे केमिकल कंपाउंड जैसे हम बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे हम में लालच है, इनमें भी लालच है। हम अनसेटिस्फाइड है, ये भी अनसेटिस्फाइड है। हम भी सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, ये भी सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, तमाम चीजें। अब देखिए भैया, अब तो यहां पर क्या हुआ, अब तो बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया भैया, यहाँ ये मॉलिक्यूल भी कैसा है, नॉन पोलर, और ये मॉलिक्यूल भी कैसा है, नॉन पोलर है भैया। नॉन पोलर है तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ भी मान लो। ठीक है, यहाँ भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है भैया। तो आप यहाँ ये कैसे बनेगा भाई,
क्योंकि ये इसके पास में आएगा तो रिपेल करेगा और ये तो दूर भाग जाएंगे, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, परेशान होंगे। तो देखो भैया, इसके लिए थ्योरी दी गई, हर चीज के लिए। पूरी केमिस्ट्री हाइपोथेटिकल है, केमिस्ट्री में कभी कोई चीज दिखाई नहीं देती है, गलत फहमी में नहीं रहना। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। या पानी को कभी गौर से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो मैं हाइड्रोजन H नजर आया, O नजर आया क्या, पानी पानी होता है। तो फिर हम उसे H2O क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हाइपोथेसिस से ही काम कर सकते हैं। हमारे हमारे लिए आयरन कभी भी ऐसे नहीं होता, आयरन ऐसे मुड़ा हुआ है फिर नीचे करे, ऐसा नहीं होता है। बात समझ आई है। ऑक्सीजन कभी मुंह नहीं फुलाया रहता अपना, या हमें बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स का हमें यूज करना पड़ता है। शंकर जी के लिए जैसे हम लोग पिंडी का यूज करते हैं, कोई ना कोई सिंबल देना पड़ता है। भारत माता अब उन्होंने बना दिया भैया, है ना। तो क्या वैसी है क्या वो, अरे जमीन है और बाउंड्री तो बनी नहीं है, नेचुरली तो बाउंड्री बनी नहीं है, तो इंसान की बनाई हुई बाउंड्री है। हाँ, तो पूरे में तो जमीन है। बाउंड्री बनी होती तो फिर पक्षी इधर से उधर नहीं जा पाते, उनका का पासपोर्ट लगता क्या, नहीं लगता। ठीक है, तो सिंबल्स को लेकर चलना पड़ता है मुझे। ठीक है, अब यहां पर देखना। अच्छा एक चीज बताओ, ये न्यूक्लियस है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपको एक बाइक दे दूं, मैंने ये बाइक दे दी, ठीक है, और मैंने ये कहा, एक मैंने वो चौक ली या कलई ली, जो रोडों पे लगाई जाती है डायरेक्शन दिखाने के लिए, उससे मैंने एक ऐसा गोला बना दिया जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस पर बाइक रख दी और मैंने कहा कि आप गोल 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 बाइक इस पे चलाओ, चलाओगे आराम से, चला लोगे भाई, चौड़ा बनाया चला लोगे। अब मैंने कहा स्पीड में चलाओ, और मैंने कहा कि अब 200-300 की स्पीड में चलाओ, क्या गोले में रहोगे, अक्सर इस गोले से आप बाहर की ओर भी चले जाओगे और फिर क्या होगा, फिर वापस गोले में आ जाओगे। अब इलेक्ट्रॉन भी गोले में बाइक चला रहा हो, गोला बड़ा छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा है, उसके लिए वो गोला बहुत बड़ा है। ये इतनी तेजी से चला रहा है, इतनी तेजी से चला रहा है, ये कभी कभी क्या होता है, बाहर की ओर आ जाता है। और जैसे ये बाहर के लिए आता है, जैसे ये बाहर की ओर एक इंस्टेंट के लिए, किसी इंस्टेंट के लिए बाहर की ओर आता है, फिर उसका तुरंत चला जाता है। तो जैसे ये बाहर को आएगा, तो ये बताओ यहाँ पर पोलैरिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या आ गया, तो यहां पर एक टेम्परेरी डायपोल बन गया। कैसा बन गया, टेम्परेरी डायपोल का फॉर्मेशन हो गया। टेम्परेरी बना है क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ये अंदर चला जाएगा, और ऐसा होता रहता है, टेम्परेरी डायपोल बनता रहता है नॉन पोलर में। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये टेम्परेरी डायपोल अगर बना और उसी टाइम पर कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पर आ गया, कौन आ गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब ऊपर वाली कंडीशन लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, ये इसे क्या कर देगा, रिपेल, और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक और डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये डायपोल कैसा बना, बोलो भाई, बोलो, सही बोल रहे थे, बिल्कुल सही, ये इंड्यूस होकर बना है ये डायपोल। तो ये टेम्परेरी डायपोल था और ये कैसा है, इंड्यूस डायपोल है। कैसा है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जैसे ये बना और वैसे ही कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर इसके पास आ गया, अगर आ गया, तो ये तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बने रहेगा। अब ये बना रहेगा, ये बना रहेगा, लेकिन हाँ ये नहीं आया होता नॉन पोलर, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस इसके अंदर चला गया होता और फिर से आपका ये क्या हो जाता, नॉन पोलर हो जाता। समझ में आ गई बात, नहीं आई, तो अब इसका नाम क्या हो गया, बोलो लंदन फोर्स का, टेम्परेरी डायपोल, और दूसरा इंड्यूस डायपोल। देखो नाम याद होगा कि नहीं होगा, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन इन्हें कहा जाता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, तो पहले वाले वो कीजोम को क्या कहते हैं हम, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डेवे को क्या कहते हैं हम, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। और लंदन को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। अब बताओ लंदन मजबूत रहेगा या कमजोर, किससे,
डेवे से भी कमजोर रहेगा, यानी दोनों से कमजोर है, यानी सबसे वीकेस्ट यही होता है, दिस इज वीकेस्ट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? बहुत कम, ठीक है, बहुत कम रहेगा। इसीलिए हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रहती है। क्यों रहती है? हाइड्रोजन के अंदर दोनों एटम कैसे हैं? सेम। तो ये क्या हो गया? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? अब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा? किससे जुड़ेगा? लंदन फोर्स से ही तो जुड़ेगा। नॉन पोलर है, नहीं है समझ? ठीक है। और ये इतना वीक होता है, इतना वीक होता है कि रूम टेम्परेचर का ये टेम्परेचर काफी है क्या करने के लिए? इसे तोड़ने के लिए। इस हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में बना सकते हैं हम। कैसे? या तो प्रेशराइज कर दें, जबरदस्ती में पास लेकर आए, या फिर टेम्परेचर को हम बहुत कम कर दें। अभी प्रेशराइज के लिए बताएंगे, वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही काम करता है प्रेशराइज का फंडा। क्यों करता है ये आगे बताएंगे। इसीलिए क्लोरीन मॉलिक्यूल जो रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल रहेंगे, ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इसीलिए इनर्ट गैसेस सारी की सारी कैसी होती हैं? सिंगल एटम वाली होती हैं। तो ये सब गैसियस फॉर्म में होती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं? नॉन पोलर। ठीक है, कैसी होती हैं? नॉन पोलर होती हैं। तो नॉन पोलर जोड़ ला। ठीक है, ऊपर वाले के एग्जाम्पल बता दिया, बीच वाले का एग्जाम्पल और बता दें हम आपको। तो बीच वाले का एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि भैया हमने एक कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसके अंदर हमने किसी ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, या हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व रहती है, मछलियां काय से सांस लेती? ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी ले जाती हैं हॉस्पिटल से उठाकर। ठीक है, तो ये वाटर इसके अंदर डिसॉल्व है, तो जितनी भी गैसेस इसके अंदर ये डिसॉल्व हो रही है, अगर वह नॉन पोलर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर होती है, तो वो अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी तो उनके बीच में क्या लग रहा है? डेवी लग रहा है। और डेवी में दोनों को अलग अलग होना चाहिए, सेम टाइप के बीच में नहीं लग सकता। देखो, ये सेम टाइप के बीच में लग सकता है, HCl के मॉलिक्यूल, HBr के मॉलिक्यूल, HI के मॉलिक्यूल, या HCl के अंदर HBr लगा दो, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, लंदन फोर्स सेम टाइप के बीच में होगा, लेकिन डेवे जो रहता है वो दो डिफरेंट, क्योंकि एक पोलर होना चाहिए एक नॉन पोलर, ये एक ही कंपाउंड के अंदर नहीं लग सकता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो, HCl के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स और HBr के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या सेम रहेगा? दोनों का कीजोम फोर्स क्या सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन की ब्रोमीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के क्या हो जाएंगे? HCl में अलग होते हैं और HBr में अलग होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यानी इस इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? HCl के लिक्विड में अलग आएगा और HBr में अलग आएगा। अब अगर इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो एक मैग्नीट्यूड ऐसा आता है, जब हम इसे कीजोम ना कहकर हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? तो जब इसी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है, और वो मैग्नीट्यूड अगर बढ़ गया तो बनी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीजोम फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो वो कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए? तो देखो, वो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए वो तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जब हाइड्रोजन फोन के साथ में रहता है, फोन याद रखोगे, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में हो, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में हो, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में हो, तो यहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जाते जाते ये और समझ जाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया HF का मॉलिक्यूल, तो HF मैंने लिया, पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, देखो बिल्कुल किसकी तरह है? कीजोन की तरह है। पर यहाँ मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि ये बहुत कस के जुड़ गए, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यार, तभी तो मैंने फोन दिया। ये फोन क्यों बोला है मैंने? ये हाइड्रोजन अगर इनके साथ कंबाइन, समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? वाटर H2O, हाइड्रोजन किसके साथ लगा है? यहां क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। यहां क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहां दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहां एक और मॉलिक्यूल ले लिया, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले ले रहे हैं। काय कोई दीवार बना रहे हैं यार। एक और रख रहे हैं। इतने मैंने क्यों बनाए? 5 क्यों बनाए? उसका रीजन मैं समझा रहा हूँ। देखो बेटा, इसका हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये भी इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं? 4। यानी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइड से हैं। किस पे? वाटर के मॉलिक्यूल पर। वाटर के मॉलिक्यूल पर। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को से किससे जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई? ये बात नहीं आई है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, चलिए, थैंक यू।